हे गाइस यार, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज के इस पार्ट 1 वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हीट के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो आपको सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स में। जी हाँ, बिल्कुल न्यूमेरिकल में सॉल्व कर देंगे। क्लास 10 का न्यूमेरिकल हीट तुमने किया ही होगा और नहीं आता होगा तभी तुम इस वीडियो पे पहुँचे हो, मैं जानता हूँ। तो चलो, जो न्यूमेरिकल्स है ना सर, इसके बारे में क्या डिटेल आप देने वाले जल्दी से दे दो, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल सर, आपके पास टाइम नहीं है, जानता हूँ। न्यूमेरिकल समझने के लिए तुमको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना होगा। पहला चीज़ क्या है? कॉन्सेप्ट। ऑब्वियस सी बात है सर, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना रहेगा। दूसरा क्या है? प्रैक्टिस। यार सच में सीरियसली तुमको लगता है कि प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता? एक बात बताऊँ तुमको ना, आज से कुछ टाइम पहले मैं भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा था। मेरे को आता था पर मैंने सॉल्व किया और फिर उसके बाद मैंने सॉल्व करना छोड़ दिया। एक महीने बाद जब वो न्यूमेरिकल मुझसे किसी ने पूछा ना, तब मैं उसका जवाब नहीं दे पाया। मेरे को आता तो था पर स्टेप्स मेरे को मालूम नहीं था, जिसकी वजह से मैं जवाब ही नहीं दे पाया हूँ। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। और क्या बताने वाला हूँ, चलो ठीक है, प्रैक्टिस तो समझ में आ गया। चलो कॉन्सेप्ट बता दो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये पार्ट 1 वीडियो है सर। पार्ट 1 वीडियो है तो पार्ट 2 कब आएगा? पार्ट 2 आएगा कुछ दिनों में, ठीक है। पार्ट 3 कब आएगा? पार्ट 3, जी हाँ बिल्कुल। अरे देखो यार, मैं पार्ट्स में बनाना तो पसंद नहीं करता, पर मैं तुमको क्या बताऊँ कि मेरे फ़ोन में से मैं अब मेरा फ़ोन का जो नॉर्मल कैमरा है उससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्लस मेरे घर पे वाईफाई नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल कैमरा से मैं रिकॉर्ड करता हूँ ना, ऐसा वीडियो तो बहुत ज़्यादा एमबी लेता है, बहुत ज़्यादा डेटा लेता है, जिसकी वजह से यार मेरे को प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैं सब पार्ट्स में बनाता हूँ, ठीक है। एक छोटा सा प्रॉब्लम है, तुम्हारे साथ शेयर कर दिया, ठीक है। पार्ट में तुमको मिलेगा। अब पहला क्या सीखेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दूसरा क्या सीखेंगे सर? प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। नाम सुना है ना तुमने, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। बहुत ज़्यादा इजी है। मेरे को सच बताऊँ ना, पूरे हीट में सबसे ज़्यादा इजी जो है ना, ये प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज ही लगा। हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब हो सकता है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हूँ और एक हाथ से ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा। अब ये दो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिर्फ तुमको ये दो को ध्यान में रखना, बाकी सब भूल जाओ। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मरने दो किधर जाके। बस ये दोनों ज़रूरी है। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर बहुत इजी है, तुम समझ जाओगे। और तुमको नहीं आता तो मैं बता दूंगा ना, हालांकि न्यूमेरिकल में इसका कुछ रोल है नहीं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले दोस्तों चलो कुछ ट्रिक्स है। ट्रिक्स, बिल्कुल हाँ, ट्रिक्स भी है ना। ध्यान से सुनना भाई, बहुत इजी है, बहुत काम का है। अगर टेम्परेचर, मान लो टेम्परेचर 20 डिग्री है, थोड़ा कैमरा ब्लर दिख रहा होगा, अभी सही है, ठीक है। 20 डिग्री है और उसको तुमको ले के जाना है 100 डिग्री तक। तो टेम्परेचर क्या होगा सर? ऑब्वियस सी बात है सर, टेम्परेचर तो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या समझूँ मैं? इसका मतलब ये भी समझो कि हीट एनर्जी भी बढ़ रहा होगा। सिंपल सी बात है ना, अगर तुमको किसी ऑब्जेक्ट में उसका जो टेम्परेचर है बढ़ाना है, तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तुमको हीट एनर्जी देना पड़ेगा। हीट, तुम जितना ज़्यादा हीट दोगे उतना ज़्यादा ही ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ता है। एग्जाम्पल चाहिए? अरे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? वाटर है। वाटर को अगर 10 डिग्री पे रखो, ठीक है, अब उसको भाप बनाना है। मान लो ठंडी के टाइम में तुम ऐसे नहाते नहीं हो, गर्म पानी चाहिए तुमको नहाने के लिए, तो गर्म पानी करने के लिए तुम उसको बॉईल करोगे। तो बॉईल करने पे वो 10 डिग्री क्या होगा? बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 100 डिग्री पे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री पे उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, 100 पे जब पहुंचेगा ना तो ही बॉईल होगा। तो सिंपल सा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? अरे अब पहले 10 था, अभी 100 हो गया ना, तो टेम्परेचर तो चेंज हुआ ही। तो सिंपल सा फॉर्मूला, अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो कुछ देखने का नहीं कि ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है। फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए कि एम सी डेल्टा टी आएगा। एम सी डेल्टा टी, और इसको सिंप्लीफाई करूँ, एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी, ठीक है, ये इंटू है। अब एम का मतलब है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सी का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोस्त, और एक डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर, या टेम्परेचर तुमसे पूछा है या दिया है तो उसके जगह पे ये पुट कर देना। ओके, अब चलो थोड़ा और डिटेल में। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब कुछ में से आप लोग में से कुछ लोग ना बोलेंगे कि सर मास ऑफ वाटर दिया है सर 5 kg। हमने तो सुना है कि वाटर लीटर में होता है। जी हाँ मेरे भाई, वाटर लीटर में होता है, पर मास बोला है उसने, ठीक है। एक बात बताओ, वेट अलग होता है, मास अलग होता है। फिजिक्स की दुनिया में दोनों अलग है। तुमको पता है ना, ग्रेविटेशन न्यूमेरिकल में तुमको मैंने सिखाया था, अगर तुमने मेरा वीडियो देखा है तो, या फिर जिसका भी देखो उसने भी तुमको बताया होगा कि अपना वेट चेंज होता है पर अपना मास नहीं चेंज होगा, ठीक है। तुम्हारे शरीर में जितने पार्ट्स हैं ना, अगर तुम जुपिटर या मार्स पे चले जाओगे तो उतने ही रहेंगे, आधे कम नहीं हो जाएंगे। जबकि वेट ऐसा नहीं होगा, आज यहाँ पे अलग है जहाँ पे तुम हो खड़े, फिर अमेरिका में चले जाओगे तो उधर अलग तुम्हारा वेट लगेगा।
तो समझ में तो आ रहा होगा तुमको। और क्या बोलना है सर? और यही बोलना है तुमको कि जो वेट का ऐसा यूनिट होता है ना, उसको हम न्यूटन में रखते हैं, ठीक है, न्यूटन में सब मेजर करते हैं। और जो मास रहता है उसको केजी में, ठीक है, मास को हम केजी में मेजर करते हैं। ये भी तुमको बेसिक था। कुछ लोग को ना यार बेसिक नहीं आता, तो क्या करते हैं, वीडियो को डिसलाइक करके चले जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग को बेसिक ना आए, तुम मेरे वीडियो को डिसलाइक करके चले जाओ। और मेरे को ऐसा सीधा पढ़ाना पसंद भी नहीं है, ठीक है। चलो आगे करते हैं। अब ये तो तुमको बता दिया, जिनको लगता है कि मास लीटर में आना चाहिए, केजी में कैसा है, सिंपल सा रूल है। और क्या है, न्यूमेरिकल हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे, ठीक है, लेकिन उसके पहले कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। अब मैं जैसे पॉइंट पे आता हूँ कि अगर टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है, इन अच्छे से लिख रहा हूँ, ज़रा थोड़ा सा कष्ट में डाल के अपने आप को स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इफ़ टेम्परेचर, ऐसा लिख देता हूँ, इफ़ टेम्परेचर इंक्रीज, यार मेरे पैर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, तो उसका फॉर्मूला आएगा एम सी डेल्टा टी। एम स्टैंड फॉर मास, सी स्टैंड फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड डेल्टा टी स्टैंड फॉर टेम्परेचर। बिल्कुल सही। इफ़ टेम्परेचर इंक्रीज, या फिर ऐसा बोल लो कि चेंज, ठीक है, चेंज, इफ़ टेम्परेचर चेंज, और इफ़ देयर इज नथिंग चेंज इन टेम्परेचर, समझ में आ रहा है, टेम्परेचर, नथिंग चेंज इन टेम्परेचर, तो सर इसका कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा? इसका फॉर्मूला आएगा एम एल, मतलब, और ये सिंप्लीफाई करता है एम इंटू एल। एम तो तुमको पता है किसके लिए खड़ा होता है, एल होता है लैटेंट हीट। लैटेंट हीट बहुत ज़्यादा ईजी है ना, सबसे पहला कॉन्सेप्ट वही था, ठीक है। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो एम एल आता है। क्यों आता है सर एम एल, ऐसा क्यों? एम सी डेल्टा टी क्यों नहीं आता? लैटेंट हीट का डेफिनेशन जिनको अच्छे से पता है ना, उनको पता है कि लैटेंट हीट का मतलब क्या रहता है। लैटेंट हीट का मतलब रहता है कि कोई ऑब्जेक्ट अपना स्टेट, मतलब कि अपना जो है ना सॉलिड लिक्विड, वो अपना स्टेट चेंज कर दे, लेकिन ज़ीरो टेम्परेचर पे। अब ये बात पूछना कि सर प्लीज़ ये कॉन्सेप्ट भी बता दो यार, क्योंकि तुमको पता होना चाहिए ना। अब चलो, नहीं पता होगा तो तुम डिसलाइक कर दोगे यार, बता देता हूँ कि सुन लो मेरे भाई, कि अगर मान लो वाटर है, तुमको सिंपल सा शॉर्ट सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ कि 0 डिग्री पे आइस रहता है, प्लस 0 डिग्री पे वाटर ही रहता है। हाँ, तुमने सुना नहीं था क्या? बिल्कुल। ऐसा कैसा कि 0 डिग्री पे आइस है, तो 0 डिग्री पे वाटर कैसे रह सकते हैं मेरे भाई? सिंपल सा तरीका है, 20 डिग्री पे वाटर है, ठीक है, 20 डिग्री पे वाटर है। अब इसको तुमको कोल्ड, मतलब आइस बनाने का, तुम क्या करोगे? सिंपल सा अपना दिमाग लगाओ। जिन्होंने दिमाग लगाया उन्होंने बताया होगा कि सर अगर मुझे इसको आइस बनाना है तो मैं इसमें से एनर्जी निकाल लूँगा। एनर्जी क्यों निकालूंगा मैं? एनर्जी क्यों नहीं दूंगा? अरे मेरे भाई, अगर मैं एनर्जी दूंगा तो ये 20 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो तो बढ़ जाएगा, वो तो 100 पे आ जाएगा। ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, फिर ये वाटर भाप में हो जाएगा, मतलब स्टीम हो जाएगा। मेरे को तो इसको ठंडा करना है, इसको कोल्ड, इसको आइस बनाना है। तो मैं क्या करूँगा? ये टेम्परेचर कम कर लूँगा। कम कैसे करूँगा? अगर मैं इसमें से हीट एनर्जी निकाल लूँ। हीट एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या रहता है सर? जूल रहता है। तो इसका मतलब ये जो टेम्परेचर के अंदर है क्या है? जूल है। तो ये जूल को मैं निकाल लूँगा तो क्या टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर 10 पे आएगा, फिर 0 पे आएगा। तो 0 पे ही वाटर रहेगा, लेकिन एक टाइम पे क्या रहेगा कि बस मान लो थोड़ा सा ही जूल रहेगा। वो थोड़ा सा, अगर मान लो 20 जूल रहता है, वो मैं थोड़ा निकाल लिया तो फिर 0 ही डिग्री पे आइस बन जाएगा। समझा कॉन्सेप्ट? बिना बोले, मतलब बिना सांस लिए बोल रहा हूँ यार, प्रॉब्लम हो जाता है। समझा क्या? चलो फिर से समझाऊँ, ईजी से समझाऊंगा कि 0 डिग्री पे वाटर रहता है, लेकिन 0 डिग्री पे आइस भी रहता है। कैसे? फिर से वही एग्जांपल कि अगर कोई वाटर है, उसमें से तुम जूल निकालोगे, तो जितना ज़्यादा जूल निकालोगे या जितना ज़्यादा हीट एनर्जी निकालोगे, उतना ही ज़्यादा वो उसका टेम्परेचर कम होगा। एक टाइम पे ऐसा रहेगा कि 0 डिग्री पे ही आके वो आइस बन जाएगा। अब मान लो 0 डिग्री पे आके आइस बन गया है, अब इसमें मेरे को हीट देना है, मतलब इसको गर्म करना है, तो मैं इसमें 20 जूल वापस डालूंगा ना, तो 0 डिग्री पे ही वाटर बन जाएगा। ये फंडा रहता है। और डिप में मत जाना, क्योंकि 11-12 में सीख लोगे, और डिप में मत जाना दोस्त, ओके। तो तुमको आई होप समझा होगा। तो फिर से मैंने बताया कि अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो एम सी डेल्टा टी। अगर टेम्परेचर चेंज ही नहीं होता, अगर टेम्परेचर चेंज ही नहीं होता तो क्या आएगा सर? सिंपल सा आएगा एम एल, मतलब मास इंटू लेटेंट हीट। और क्या है? अब देखो, तुमने स्टीम का कई बार नाम सुना होगा, स्टीम मतलब भाप। अब ऐसा रहता है ना कि जब कभी भी लाइफ की बात बता रहा हूँ कि स्टीम का अगर न्यूमेरिकल आता है ना तुम्हारे लाइफ में कभी भी,
तो सिंपल करना, पहले स्टीम को, मतलब भाप है, स्टीम किस पे रहेगा, 100 डिग्री पे रहेगा, भाप है ना, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 होता है, उसको वाटर पे लाना, तो वाटर पे आएगा, ठीक है। तो 100 पे ही वो स्टीम रहता है, 100 पे ही वाटर बनता है, ठीक है, तो 100 पे रहेगा वो। फिर उसके बाद लाओ गया आइस पे, आइस पे कितना, 0 डिग्री पे रहता है, ठीक है, आइस पे कितना, 0 डिग्री पे आता है, समझेगा तुमको। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं। अब एक नए पेज पे करता हूँ ताकि तुमको और अच्छे से समझा पाऊँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टीम वाला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि स्टीम का क्वेश्चन, अगर तुमने न्यूमेरिकल का क्वेश्चन चेक किया होगा ना, तो ये याद रखना, हीट के जो लास्ट के 1 2 3 4 न्यूमेरिकल्स है ना टेक्स्ट बुक में, जो तुम्हारे लास्ट में दिया है, उसमें से पहला बहुत ईजी है, दूसरा खतरनाक लेवल का है दोस्त, डरा नहीं रहा हूँ दोस्त, डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन बहुत खतरनाक लेवल का है। तो चलो फटाक से 2 समझ लेते, फिर उसके बाद पार्ट 2 आ जाएगा न्यूमेरिकल का। चलो यार फटाक से पूरा कर देते, ठीक है। अब देखो स्टीम है, भाई दिख जा यार, मेरा कैमरा ऐसा ब्लर हो जाता है ना। स्टीम है, स्टीम से वाटर में जाएगा, ठीक है, वाटर से आइस में जाएगा। लेकिन तुमको बात बता दो कि स्टीम जो रहेगा ना, पहले 100 डिग्री पे रहेगा, ठीक है, 100 सेल्सियस पे रहेगा। अबे वाटर में जाने के लिए इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे जाना पड़ेगा। अबे ये क्या है भाई, कैसे सर, आपने तो बोला था कि 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप बनता है, स्टीम। मेरे भाई मैंने तुमको यार आइस और वाटर का तो तुमको बताया था कि 0 डिग्री पे आइस रहता है, फिर बाद में 0 डिग्री पे वाटर बनता है। क्यों बन जाता है, अरे क्योंकि जूल है ना, जो हीट का ऐसा यूनिट जूल है, वो जितना ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। अब 100 डिग्री पे होता तो है टेम्परेचर, है बॉइलिंग पॉइंट होता है, पर ऐसा ही नहीं कि सीधा 100 डिग्री पहुंच गया ना तो सीधा बॉयल हो जाएगा, नहीं, पहले 100 डिग्री पहुंचेगा, फिर उसके बाद जितना 100 डिग्री पे बॉयल होने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को एनर्जी लगता है, उतना एनर्जी बाद में आता है। मतलब 20 एनर्जी लगता है, 20 जूल लगता है। 100 तो हो गया, लेकिन उसके 5 सेकंड बाद मान लो 20 जूल आया, तब जाके बॉयल होना स्टार्ट होता है। जी हाँ, ऐसा ही रहता है, ठीक है। मैंने बताया ना तुमको, 0 डिग्री पे आइस रहता है, लेकिन बाद में 0 डिग्री पे वाटर बन जाता है। क्यों 0 डिग्री पे ही, क्यों, इसको ही तो लैटेंट हीट बोलते हैं मेरे दोस्त, उसको ही लैटेंट हीट बोलते हैं। क्योंकि भाई हम एनर्जी जो जूल रहता है ना, वो एनर्जी पहले नहीं आता, बाद में आता है। पहले क्या, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लेकिन एनर्जी बाद में आता है, ऐसा रहता है। तो लैटेंट हीट का डेफिनेशन तो तुमको पता होगा यार, चलो जिनको नहीं पता अभी बताया था ना कि टेम्परेचर सेम रहेगा, लेकिन उनका स्टेट या फिर उनका पोजीशन चेंज हो जाएगा। पोजीशन मतलब वही फेज, ठीक है, PHE फेज, या फिर स्टेट बोल लो, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड, ठीक है, या फिर लिक्विड से सॉलिड विथ इन सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम रहेगा। एग्जाम्पल क्या है, वाटर आइस, स्टीम वाटर, ठीक है, स्टीम भी 100 पे रहता है, जब उसका उसमें से जूल निकालोगे तो बाद में वाटर बन जाएगा, लेकिन टेम्परेचर कितना, 100 पे ही रहेगा, तो वाटर बन जाएगा, समझा। चलो, और फिर उसके बाद 100 से लेकर वापस 0 डिग्री पे आएगा तो वाटर रहता है, तुमको बताया था मैंने। फिर उसके बाद वाटर से आइस, टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि जूल भले जूल तो बाद में पहुंचता है ना, इसीलिए। तो तुमको मैंने पहला क्या बताया था कि अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो MC डेल्टा T, नहीं हुआ तो ML। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है सर, ML। यहाँ पे चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो क्या आएगा सर, इंटू MC डेल्टा T, या फिर ऐसा प्लस करते, ठीक है, प्लस MC डेल्टा T प्लस टेम्परेचर सेम है, मतलब ML को। MC डेल्टा T और ML क्या होता है, फिर से एक बार बताऊं, चलो फिर से बताता हूँ कि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो ML आ गया, टेम्परेचर चेंज हुआ तो MC डेल्टा T, चेंज नहीं होता है ML, तो सिंपल सा उसका फॉर्मूला आएगा हीट, ठीक है, विच इज रिप्रेजेंट Q इज इक्वल ML प्लस MC डेल्टा T प्लस ML। ये स्टीम का है, ठीक है, ऐसा ही रहता है। इसका उल्टा भी अगर तुमसे पूछ लिया गया ना तो सिंपल है ML MC डेल्टा T प्लस ML आ जाएगा। तो ये बस कुछ टाइम थी या कॉन्सेप्ट जो तुमको समझाना था मुझे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है। और अगर तुमको नहीं समझा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। पार्ट 1 न्यूमेरिकल का बहुत इजी है, क्योंकि अगर तुमने ये समझ लिया ना कि MC डेल्टा T ML क्या होता है, ठीक है, कैसे हीट एक्सचेंज होता है, लैटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक और बात दोस्त, हर एक का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग रहता है, कॉपर का अलग है, सिल्वर का अलग है, ठीक है, वाटर का अलग रहता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा, पढ़ लेना या फिर याद कर लेना गूगल से ढूंढ कर। तो बस यही कॉन्सेप्ट था कि तुमने को याद रखना कि ये सब क्या है, MC डेल्टा T हीट क्या होता है, Q क्या होता है, ठीक है, बस तुमको बता दिया। अगर नहीं समझा तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लो, समझ में आ जाएगा। और फिर उसके बाद पार्ट 2 आएगा न्यूमेरिकल्स को लेकर, जो कि सॉल्व एग्जाम्पल रहेंगे, ठीक है। उसमें से भी एक
कट किया है, ठीक है, एक पोर्शन कट कर दिया है, मतलब कि 3 न्यूमेरिकल्स है ना, उसमें से एक कम किया है, जो लास्ट वाला है 2 ही है। तो तुम क्या चाहते हो, मैं तीनों का लेकर आऊँ या फिर दोनों का लेकर आता हूँ, कमेंट करके बताना। फिर उसके बाद अपना आएगा टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स। सो गाइस इतना ही था, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ कमेंट करके बताना तुमको समझा कि नहीं।